5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी कार्रवाइयां या फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं बड़ी डेवलपमेंट्स, ताज़ा तरीन खबरें, इनके मुतालिक इत्तलात इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचेंगी। और नई दिल्ली के अंदर ऐवान की कार्रवाई के दौरान भी जम्मू कश्मीर का जिक्र बार बार हो रहा है। इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे, आगे चलकर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन 5 के पंच की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक होती है और सबसे पहले वो 5 अहम खबरें जो सबसे ज़्यादा आज सुर्खियों में हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा आप रद्दमल जाहिर कर रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं। सबसे पहले बात कौमी तहकीकाती एजेंसी की यानी NIA आज फिर से सरगर्म नजर आई और जहां पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के अंदर कई जगहों पर जायदादों को कुर्क किया गया। वहीं UAPA के तहत जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भी अवंतीपुरा में एक रिहायशी मकान को कुर्क किया गया और पुलिस के मुताबिक ये घर खुर्शीद अहमद भट्ट साकिन चिरसू गांव और इनके 5 भाइयों की मुश्तरका मिल्कियत है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि NIA की खुसूसी अदालत जम्मू के हुक्म के बाद मकान को अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत मुंसलिक करने का या कुर्क करने का फैसला लिया गया। ये एक तरफ की बात थी, लेकिन गांदरबल और बांडीपुरा में भी 90 की दहाई या 2000 से सरहद पार जाने वाले 5 मफरूर अफराद की जायदादें जब्त की गई हैं। पिछले 24 घंटों में ये कार्रवाइयां हुई हैं बांडीपुरा और गांदरबल के अंदर। और गांदरबल पुलिस की तरफ से भी बयान जारी करके कहा गया कि जिला इंतजामिया के हुक्मनामे की तामील उन्होंने की है और मुकदमा ज़ेरे नंबर 120/2009 गांदरबल पुलिस स्टेशन के तहत 4 मफरूर अफराद की गैर मनकूला जायदाद जो कि पाकिस्तान ज़ेरे कब्जा कश्मीर या मुजफ्फराबाद बाद में ये चारों लोग फरार हो गए, उनकी जायदादें कुर्क की गई। इसी तरीके से गुटली बाग के अलावा बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी कार्रवाई यानी सेंट्रल कश्मीर, उसके बाद नॉर्थ और अब जाकर आज फिर से जनूबी कश्मीर के अंदर NIA ने जम्मू अदालत के हुक्म पर कार्रवाई की और एक बार फिर से जायदाद कुर्क करने का सिलसिला और तेज किया गया। यानी मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां, एक तरफ ऑपरेशंस, दूसरी तरफ कि साइलेंट ऑपरेशंस भी आप कह सकते हैं आज भी जारी रहे। दूसरी खबर, आज फिर से श्रीनगर सुर्खियों में था क्योंकि आतिशज़दगी के वाकयात इस साल 50 से ज्यादा रुनमा हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान श्रीनगर ने उठाया। आज फिर से श्रीनगर के जंपा कदल इलाके में आतिशज़दगी के एक वाक़े में कम से कम 6 दुकानों और 2 रिहायशी कमरों को नुकसान पहुंचने की इतलात हमारे नुमाइंदे ने हम तक पहुंचाई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जंपा कदल श्रीनगर में सुबह आग लगी और कम से कम 6 दुकानें इसकी जद में आई। 2 रिहायशी कमरे भी थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, वहां पर भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और एक दुकान से आग लगी जो तेज़ी से दूसरी दुकानों तक फैल गई और तफसीलात ये भी मिली कि 6 दुकानों में से एक कमरा कश्मीर आर्ट्स के तिजारती नाम गिलनूर कश्मीर आर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता था और दूसरा कमरा रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन वाकई में शॉपिंग लाइन की छत और कमरों की छत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई है। घरेलू सामान, कपड़ा या दीगर सामान जो था वो आग से मुकम्मल तौर तबाह हो गया है। तस्वीरों में आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो श्रीनगर के अंदर सरमा शुरू होते ही या वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से वही सूरत हाल, माजी के वही आदाद शुमार दोहराते नजर आ रहे हैं जहां पर आग की इन वारदातों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तीसरी खबर, बात सेहत की। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा ने पहली मरतबा अपनी सालाना रिपोर्ट कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात के दौरान जख्मी, जहर खाने या दीगर जो तिब्बी और कानूनी मामलात थे इनकी तफसीलात जारी कर दी और ये दावा किया कि साल 2023 के दौरान अस्पताल में 2263 तिब्बी और कानूनी मामलात का इंदराज हुआ है। इन केसों में 1471 ट्रैफिक हादसात, जिस्मानी तशद्दुद के 290 मामलात और 211 अफराद ने जहर खाने की कोशिश की थी, जबकि आवारा कुत्तों के हमलों में 79 अफराद शदीद जख्मी हुए, वो भी इस अस्पताल में पहुंचे। सालाना रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वादी में ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वाले अफराद आवारा कुत्तों के हमलों या जिस्मानी तशद्दुद या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह की शिकायत मिलती हैं तो उसके बाद लोगों को इस बड़े अस्पताल में लाया जाता है। इन सारे वाकयात में इजाफा इस साल भी देखा गया है। जनवरी से 5 दिसंबर तक दर्ज होने वाले मामलात की तफसीलात सामने रख दी गई हैं। बिजली करंट से झुलसने वाले 48 अफराद के केसेस भी आए। ऐसे वाकयात, रीछ के हमलों में जख्मी होने वाले 32, आवारा कुत्तों के हमलों में जख्मी होने वाले 79, मुख्तलिफ हादसात के दौरान झुलसने 18, गोलियां लगने से जख्मी होने वालों के 9 केसेस, फांसी देने के लिए 8 केसेस या जहर खाने के लिए के जो 211 केसेस थे यहाँ पर आए। दरिया में डूबने के 10 या 11 वाकयात, इसके अलावा 27 वाकयात सांपों के काटने के या स्नेक बाइटिंग के भी शामिल हैं। ट्रैफिक हादसात में 1470 से ज़्यादा अफराद जो कि जख्मी हुए हैं। तो ये सारा ऐसा आप कह सकते हैं कि मामला है मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाले लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई, इलाज इस सबसे बड़े इदारों में से एक इदारे के अंदर हुआ, वो तफसीलात इस रिपोर्ट के दरमियान पहली बार स्किम्स कश्मीर ने जारी कर दी हैं। चौथी खबर, बात गजा की, क्योंकि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज फिर से हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और गजा में बेरहमाना बमबारी की मजम्मत की और कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी की एक
रुकन के तौर पर यह हिंदुस्तान का फर्ज बनता है कि वो हक के लिए खड़ा हो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। एक लंबा चौड़ा बयान सामने आया जिसमें कहा कि 16,000 से ज्यादा बेगुनाह शहरी मारे जा चुके हैं, जिनमें 10,000 बच्चे, 60 से ज्यादा सहाफ़ी, सैकड़ों तिब्बी कारकुनान शामिल हैं और एक पूरे मुल्क का सफाया किया जा रहा है। और सवाल ये भी किया, क्या हम में से बाकी लोगों की तरह ही ख्वाब या उम्मीदें रखने वाले लोग आज भी हैं जो इस मुल्क को खत्म होते देख रहे हैं, यानी फलस्तीन की तरफ या गजा पट्टी की तरफ उनका इशारा था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आंखों के सामने बेदर्दी से लोगों के गले काटे जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, इंसानियत कहां गई है? इस पर फोकस होना चाहिए कि इंसानी जानों का ज़ियां कम से कम हो। हिंदुस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सही किया है, जो सही महसूस हुआ है, उसके लिए खड़ा हुआ है। आज फिर से कहा कि जनूबी अफ्रीका की नस्लपरस्त हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों के लिए जद्दोजहद के लिए हमने आज़ादी की तवील जद्दोजहद के आगाज़ से ही फ़लस्तीन में अपने भाइयों और बहनों की हिमायत की, और अब हम पीछे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे, जबकि नस्ल कुशी के जरिए ज़मीन से उनका वजूद मिटाया जा रहा। बैनुल-अक़वामी बरादरी के एक रुकन के तौर पर यह हिंदुस्तान की जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है जो सही है उसके साथ खड़े हों, और गजा में हमलों में जो शिद्दत आई है उसको ख़त्म करने में अपना कलीदी रोल हिंदुस्तान अदा करे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स पर यह बयान जारी किया। 5वीं खबर, आज लोकसभा में फिर से जम्मू कश्मीर के मुतालिक 2 बिलें पेश की गई। राज्यसभा के अंदर माफ़ कीजिएगा, लोकसभा में 2 बिलें पास हो चुकी हैं। एक तो जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल, ये दोनों मंजूर हो चुके हैं। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित बरादरी के साथ साथ पीओजे के रेफ्यूजीज या फिर दोनों बिलों पर लोकसभा में जैसे ही इनको मंजूरी मिली तो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट भी इजहार तशक्कुर करने के साथ साथ एक बार फिर से 70 बरसों में हुकूमत एक बार फिर से नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने में कामयाब रही और तजलील जो की गई, अब इज्जत के साथ लोगों को हुकूक मिलेंगे, इस बात का इरादा करते हुए और ये बयान देते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराहान या जो लीडरान थे वो नजर आए, जिनमें पार्टी सदर रविंद्र रैना भी मौजूद थे। कहा कि 70 बरसों से अपने हुकूक से लोगों को महरूम रखा गया और बेघर लोगों के लिए रिजर्वेशन या उन्हें एक बार फिर से जो फ़वाइद देने की बात हो रही थी और जो सिर्फ और सिर्फ सियासत इस मामले पर की जा रही थी, उससे दूर करके असेंबली में भी नुमाइंदगी का मौका इन तमाम लोगों को मिला है जो पसमानदा तबकात हैं, इनकी तरक्की को जानबूझकर रोका गया। इस तरह के इल्ज़ामात 3 खानदानों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया गया और 80 की दहाई से जिस तरीके से मिलिटेंसी का आगाज़ जम्मू कश्मीर में हुआ, रविंद्र रैना के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों को भी सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। तो ये वो 5 खबरें थी जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली खबरें या जिन खबरों पर सबसे ज़्यादा आप अभी तक रिएक्शंस दे रहे हैं। इन 5 खबरों के बाद बड़ी खबर के साथ आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज बात आंगनवाड़ी वर्कर्स की करते हैं। हो सकता है कि इनके लिए अगला साल शुरू होते ही 2024 में कोई अच्छी खबर आए, लेकिन आज ऐवान के अंदर पार्लियामेंट में, संसद में आंगनवाड़ी वर्करों का जिक्र हुआ। आंगनवाड़ी वर्करों के लिए पेंशन की मांग की गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए पेंशनों की मांग की गई और माहाना तनख्वाह 25,000 से ज़्यादा करने की मांग की गई। रिटायरमेंट के बाद जो फ़वाइद हासिल होने चाहिए उसका भी मुतालबा किया गया और केरला से रुकन पार्लियामेंट और आरएसपी के सीनियर लीडर NK प्रेमचंद्रन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, हेल्पर्स को लेकर इतने बरसों से उन्हें नज़रअंदाज करने की जो पॉलिसी इख्तियार की गई है वो क्यों? आंगनवाड़ी वर्करों के लिए पेंशन की भी मांग की गई है जो पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में काम करते हैं और माहाना तनख्वाह 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। रुकने पार्लियामेंट की तरफ से आज ये मामला उठाया गया। ऐवान में ज़बरदस्त शोर शराबा भी हो रहा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से सवाल किया और कहा कि इतने बरसों से अगर इन तमाम लोगों को जो कोरोना के दौरान वैक्सीनेशन या मुख्तलिफ जो मरकज़ी मावनत वाली स्कीमें हैं उन तमाम स्कीमों को लागू करने में, ज़मीन पर उतारने में हुकूमत का साथ देते हैं, तो फिर इन लोगों की आवाज़ हम सबको बनना चाहिए। केरला से रुकने पार्लियामेंट और आरएसपी के सीनियर लीडर NK प्रेमचंद्रन ने हुकूमत से मुतालबा किया। 3-4 डिमांड्स रखी गई जिनमें कि 25,000 से ज़्यादा तनख्वाह होनी चाहिए, 3,000 से 13 या 11,000 तक तमाम लोगों को तनख्वाह जम्मू कश्मीर में और भी कम हो जाती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद फ़वाइद नहीं मिलते, वो तमाम फ़वाइद जो मुलाजमीन को दिए जाते हैं वो इनको भी मिलने चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सेहत से मुतल्लिक जो परेशानियां रहती हैं उनको दूर करने के लिए जो खुसूसी मुराद दी जानी चाहिए वो इनको फौरी तौर पर मिलनी चाहिए, ये मुतालबा किया गया। लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों को कम अज़ कम 25,000 से ज़्यादा
एक तो सैलरी की जाए, माहाना तनख्वाह मिलनी चाहिए, इसका मुतालबा। और दूसरा, जैसे ही रिटायर हों तो कम से कम, या जो रिटायर हो चुके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको 5,000 रुपए तक पेंशन सरकार फराहम करे। इस पर हुकूमत से जवाब भी तलब किया गया आज रुकने पार्लियामेंट की तरफ से। साथ साथ ये भी कहा गया कि हेल्पर्स का भी फौरी तौर पर सोचा जाए, क्योंकि वो इनके तमाम साथ में लोग हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनकी जिंदगी को बेहतर करना और उनके लिए जब तक वो स्कूलों में जाते हैं प्लेटफॉर्म तैयार करना, या फिर हुकूमती सतह पर जो स्कीमें नाफिज होती हैं उनको जमीन पर उतारना, इन तमाम लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स ही और हेल्पर्स सबसे ज्यादा रुकने पार्लियामेंट के मुताबिक नजरअंदाज हुए हैं। Sir, my zero-hour submission is relating to the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. I hope that the entire House will associate with me the submission to be made, because the Anganwadi workers and helpers, their life is very pathetic situation. So the salary and benefits of Anganwadi workers are meager and they are not able to meet their essential day-to-day expenses. But at the same time, the responsibility of the Anganwadi workers and helpers are very high, but the benefits available to them is very, very less. It is negligible. Even in my state, even the Anganwadi teachers, that is workers, the salary is less than 13,000 rupees per month. This is a meager allowance being provided to the Anganwadi workers and helpers. Sir, so my submission is, they have the demand, and I have given already a private member bill has already been introduced, and in which I have demanded for extending ESI benefit to the Anganwadi workers. So far it has not been considered. So since it is, and since the responsibility is very high and they have to retire without getting any pension, there is no retirement benefit, nothing is there. After 20 years, 30 years of service of a Anganwadi worker and helper, she has to retire without getting a single pie as pension or gratuity or insurance. Nothing is there. There is no medical benefit, nothing is there. So my submission is, I request the government to come out with an official bill providing the following facilities. That is, minimum allowance should be provided to the Anganwadi workers, minimum not less than 25,000 rupees, and for the workers, for the helpers, minimum 20,000 rupees. And the second demand is ESI medical benefit may be extended to Anganwadi workers and helpers. And the third one is retired Anganwadi workers and helpers may be provided with a minimum pension of not less than 5,000 rupees, for which I urge upon the government to come out with a government bill so as to provide all these benefits to Anganwadi workers and helpers. I request the honorable government to respond it. And sir, this is a very important matter. I hope that the government will respond to it. Cabinet ministers are there, but unfortunately, they are not even listening to it. It is quite unfortunate. So we are seeking a response from the government regarding the Anganwadi workers and the Anganwadi helpers, extending the benefit to them. That has to be taken very seriously, because it is a central as well as the state-sponsored scheme. They have to be protected. They are the major force of our country. जो एसोसिएट करना चाहते हैं, please send your slips. So once again I urge upon the government to consider this. रुकने पार्लियामेंट एम प्रेमचंद्रन, जो कि केरला से आते हैं, पल्लम से इनका ताल्लुक है और वहीं से रुकने पार्लियामेंट है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की दोबारा से इन मामलात पर नजरसानी करके संजीदगी से इन पर काम होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया जा रहा था। बात जहां तक जम्मू कश्मीर की है तो बाकी रियासतों के मुकाबले वहां पर सैलरीज भी कम हैं, जो 3,000 से 7,000 8,000 तक की गई हैं। लेकिन अहम चीज़ यह है कि 25 से 29,000 के दरमियान जम्मू कश्मीर के अंदर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो न सिर्फ ट्रांसफ़र और बाकी सारी चीज़ें या फिर उनके प्रमोशन के मामलात हैं, और कई सीनियर मेंबर्स जो रिटायरमेंट के करीब हैं लेकिन अभी तक प्रमोट ना होना, वो एक अलग मसला है। मगर ये जो हुकूमती सतह पर फैसला होना चाहिए था, नहीं हुआ, जिस पर आज फिर से हुकूमत न सिर्फ वजाहत करे बल्कि इनकी सैलरीज, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो, और इंश्योरेंस जैसी स्कीमों का सीधे तौर पर फ़ायदा इनको मिलना चाहिए, और पेंशन 5,000 कम से कम रिटायर एहलकारों को मिलनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स के लिए भी सेम तरह की मांगे रखी गई हैं कि उनका भी कम से कम जो सैलरीज हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, ये मांग रखी गई। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट की, जिसके तहत जम्मू कश्मीर एक बार फिर से टॉप ऑफ द लिस्ट है। जम्मू कश्मीर तीसरे बरस लगातार सबसे ऊपर है। 2 बरसों में 1005 केसेस दर्ज हुए हैं और पीएसए के तकरीबन 14,000 मुकदमात अभी भी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तिवा है। और
आपको याद होगा कि जरी यूनिवर्सिटी के 7 तलबा के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी कानून अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट का मुतालबा करने की जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो हालिया फैसले हैं, इससे इस बात पर रोशनी पड़ती है कि इस खित्ते को मुसलसल तीसरी बार इस तरह के सबसे ज़्यादा केसेस होने का एक बार फिर से मुबैना तौर पर एजाज़ भी हासिल है। या क्यों ये एजाज़ हासिल है ये समझ में आता, लेकिन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट की जहाँ तक केसेस की बात है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना डेटा रिलीज किया है, जिसमें कहा कि मुल्क में जो गैर कानूनी सरगर्मियों में रोकथाम के लिए कानून है, यूएपीए है, इसके तहत दर्ज मुकदमात में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। जो 2021 और 2022 के दरमियान 814 थे, ये बढ़कर 1005 तक पहुंच गए। इनमें जम्मू कश्मीर ने अपना हिस्सा डाला और काफ़ी 371 केसेस कुल, यानी 1/3 हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर का इन 1005 केसेस में है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये खित्ता मुल्क की आबादी का तकरीबन 1% हिस्सा है, ये आदादोशुमार खासे तशवीशनाक मालूम होते हैं और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तर्जुमान की तरफ से भी ये मामला कई बार जो है वो खबरसा इदारों या फिर टीवी चैनल्स में डिबेट्स के जरिए लाने की बात कहेगी कि ये तशवीशनाक आदादोशुमार हैं। खित्ते की सूरत हाल जहाँ गैर मामूली बात को वाज़ेह भी करते हैं, लेकिन सूरत हाल अगरचे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाइयाँ चलती हैं, यूएपीए और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसमें आप ये कह सकते हैं बगैर मुकदमे की नज़रबंदी की इजाज़त होती है, इस फैलाव को भी उजागर किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। मकामी अदालतों में पीएसए के तकरीबन 1400 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें 900 हतमी समात के मरहले में है और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि फहरिस्त में ताख़ीर जो अभी तक हो रही है वो भी काबिल तशवीश है। और यूएपीए की बात आती है तो चीज़ें बदतर हो जाती हैं। इसके तहत कुछ सहाफ़ी भी जिन पर इल्ज़ामात लगे कि उनने ऐसे आर्टिकल शोज़ किए जो अदालतों तक गए, कुछ लोगों को रिहाई मिली, कुछ लोग ऐसे पकड़े गए, या मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज होते हैं और हुकूमत वाज़े तौर पर अपने मौक़िफ़ के साथ अदालतों के सामने जाती है। और एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि मणिपुर में यूएपी के मामलात में कमी ज़रूर जाहिर हुई है। जो पहले सबसे ज़्यादा तादाद थी, सबसे ज़्यादा केसेस थे, 167 केसेस रह गए हैं। लेकिन मामला जहां जम्मू कश्मीर की बात है, 2018 जब से ये शुरू हुए हैं या सबसे ज़्यादा केसेस यूएपीए के तहत लगना शुरू हुए हैं, तो महबूबा मुफ्ती साबिक़ वज़ीर-ए-आला की ज़ेर क़यादत हुकूमत से हिमायत वापस जब बीजेपी ने ली थी या हुकूमत ख़त्म हुई थी, 245 लोगों के खिलाफ उस वक्त यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज थे। 2019 में खुसूसी हैसियत ख़त्म हुई, रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, ये तादाद बढ़कर 270 हो गई। मणिपुर के 306 केसेस को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर 2020 में अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत मुकदमात में 169 के मुकाबले 287 केसों के साथ बरतरी हासिल किए हुए हैं, जिसका मतलब 2021 में रुझान बरकरार रहे, 289 तक पहुँच गए और ये तादाद मणिपुर में 159 तक जहाँ पहुँची, जम्मू कश्मीर 300 के करीब, विच मीन्स 1400 प्लस केसेस जो पीएसए के तहत अलग अलग जगहों पर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो अभी तक है, जिनमें कुछ पहले मरहले में, कुछ आखिरी मरहले में। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट में जम्मू कश्मीर लगातार तीसरे नंबर पर, और जिन एरियाज़ के अंदर कशीदगी रही है, सलामती सूरत हाल पर सवाल उठते रहे, उनमें मणिपुर भी रहा। तो मणिपुर को जम्मू कश्मीर पीछे छोड़कर इस साल भी सबसे ऊपर है। ये तो सलामती सूरत हाल की बात थी। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट पर रिपोर्ट आ गई है एक बार फिर से एनसीआरबी की कि कितने केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर पीएसए के तहत या इसके तहत। अब जरा आपको बताते हैं एक अहम खबर जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर या मुल्क की सरहदों से लेना देना है, क्योंकि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है, दहशत है, खौफ है, और मिल्टन टू के सरबराहान की तरफ से वाज़े तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है। मिल्टन कमांडर्स या जिनको सो कॉल्ड जिहादी कमांडर्स भी कहा जाता रहा, नमाज फज्र घर पर अदा करने की हिदायत इन मिल्टन कमांडर्स को दी जा रही हैं, क्योंकि रवां बरस 1 दर्जन के करीब मिल्टन कमांडर्स हलाक हुए हैं। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अपने तमाम हामियों को, तमाम लोगों को मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए तो कह रही हैं, लेकिन फज्र के वक्त बहुत सारे टारगेट किलिंग के इंसिडेंट्स 2021 में, 2022 एंडिंग में और 2023 में सबसे ज़्यादा आए हैं। और इन ग्रुप्स ने नमाज फज्र घर पर अदा करने की हिदायत अपने मेंबर्स को दी है। तमाम तस्वीरें वो देख रहे हैं जिन मिलिटेंटों को अलग अलग जगहों पर मारा गया है, और ये भी कहा गया है कि निकाह की तकारीब में भी अगर शिरकत उनको करनी होगी तो एक ऑर्डर जारी करके इन तंजीमों ने पाबंदी आयद कर दी है इन मिलिटेंट कमांडर्स के इस तरह की तकरीबात में शिरकत से। इन ग्रुप्स में ये तमाम जो इनके सरबराहान हैं, आका हैं, उनकी हिदायत से मायूसी भी बहुत सारे लोगों में पाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में खौफजदा ये जो तंजीमें हैं, इनके मिलिटेंट्स या इनके जो मेंबर्स हैं
वो मसाजिद में नमाज पढ़ते वक्त कई जगहों पर हमने देखा कि उनको टारगेट किया गया। तमाम बड़े जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनसे भी कहा गया है कि वो किसी भी वक्त नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि नामालूम मुसल्ला अफराद उन्हें मस्जिद में भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा फज्र की नमाज घर पर अदा करने की हिदायत दें, और तंजीमों ने अपने जो अहम तरीन रुकन है कि वो आइंदा हिदायत तक किसी भी निकाह खाने या तकरीब में या पार्टी वगैरह में ना जाएं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर भी ख़तरा लाक है, सिक्योरिटी के खदशात हैं। सिक्योरिटी का ये जो इन्वायरमेंट है उस पर माहिरीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और इनके अकाउंट्स पर भी ये हिदायत दी जा रही हैं, जहाँ पर मुसल्लह ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओपनली ट्वीट्स करते हैं, फेसबुक साइट्स के ज़रिए सहारा लेते हैं, वेबसाइट्स के ज़रिए पहुँचते हैं। कहा गया कि अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करें और दूसरे लोगों से बड़ा सोच समझ कर बात करें, या अगर कहीं मसरूफियात रहती हैं तो सोच समझ कर चीज़ें की जाए, क्योंकि इंतहाई मतलूब मिलिटेंट कमांडर्स पिछले 5-6 महीनों के दौरान मारे गए हैं। ये सारी सूरत हाल रही है। आप इस साल 2023 में देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर कई मिलिटेंटों को मारा गया है या उनके मेंबर्स। अब इनको मारता कौन है ये किसी को पता नहीं, लेकिन एजेंसियां एक दूसरे पर या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफवाज पर, ISI, TTP पर, इस तरीके से एक दूसरे पर खित्ते के अंदर नई लड़ाई का आगाज़ करते हुए इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कई लोग जो मुख्तलिफ एजेंसियों से थे वो दूसरी एजेंसीज के साथ बतौर मुखबिर काम करते हैं, तो उनको ख़त्म किया जाता है। अब ज़रा आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाएंगे कि ये जो सारे लोग मारे गए हैं ये ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए हैं। नमाज पढ़ते वक्त वो ख्याल रखें, मस्जिद में जाने से पाबंदी, निकाह खानी में जाने से पाबंदी, फज्र की नमाज मस्जिद में अदा नहीं करेंगे, इस पर पाबंदी। इल्ज़ामात के बाद इन तमाम तंजीमों में खौफ भी था, और जब ये ऑर्डर्स जारी किए गए तो इसमें मायूसी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कौन कौन से लोग इस साल मारे गए। पहली तस्वीर आपके सामने, मई का महीना था, साल यही 2023। परमजीत सिंह पिंजवार, खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF 20 को कहा जाता है, इसके सरबराह लाहौर में अपने घर के बाहर ये कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, लेकिन इस दौरान इसको टारगेट किया जाता है और इसकी मौत हो जाती है। मई 2023 का ये वाक़या है। ये पहला इंसिडेंट था जहां KCF के किसी मेंबर को टारगेट किया गया हो पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा खौफ देखा गया हो। सितंबर के महीने में लश्कर कमांडर मौलाना ज़ियाउर रहमान, जिनकी तस्वीर आपके सामने है, कराची के गुलिस्तान जौहर कॉलोनी के अंदर इस शख्स को गोली मार दी जाती है, और कहा जाता है कि पार्क में सैर कर रहा था जब नामालूम हमलावर इसके करीब आए, कई राउंड फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ बैठा, लश्कर कमांडर ज़ियाउर रहमान। तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, मुफ्ती कैसर फारूक, लश्कर के सरबराह हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। कैसर फारूक को कराची पाकिस्तान के अंदर ही गोली मार दी गई जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे। आपको उस वक्त तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, और ये सितंबर में ही CCTV फुटेज जो आए थे उनके आसपास लोग भागे थे और उनका एक करीबी साथी जख्मी भी हुआ था। इनको हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, और सितंबर के महीने में मुफ्ती कैसर फारूक को भी गोली मार दी गई। चौथी तस्वीर आपको बताते हैं, अक्टूबर में शाहिद लतीफ़, जिसको सियालकोट पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का शहर है, जिसका कि एक मस्जिद में कत्ल कर दिया जाता है, और ये वो शख्स था जिस पर कहा जाता है कि कई तंजीमों के साथ रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शाहिद लतीफ़ के मुतालिक हमारे पास जानकारी है, जो रिपोर्ट्स आई, पाकिस्तानी मीडिया भी बताता है कि 2016 का जो पठानकोट केस था, भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डे पर हमला किया गया था, उसका मास्टरमाइंड था। सियालकोट के डस्का शहर में एक मस्जिद से बाहर आया, नामालूम अफराद ने इसको गोली मारी। 3 नकाबपोश बंदूक बरदार जो इसके करीब आए, इसके मुहाफिज भी इसके साथ थे, उनकी मौजूदगी में गोली मारी जाती है। और शाहिद लतीफ़ गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत एक नामजद दहशतगर्द था, और 2010 तक हिंदुस्तान की एक जेल में भी ये शख्स शाहिद लतीफ़ रह चुका है। ये तस्वीर ख्वाजा शाहिद की है। नवंबर के महीने में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर POJK जिसको आप कहते हैं, वहाँ से इसकी लाश बरामद होती है, और जानकारी के मुताबिक ख्वाजा शाहिद की बेजान और कटी हुई लाश सर धड़ से अलग था, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से मिली। सुंजवान जम्मू में 2018 में जो कैंप पर हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसमें 5 हिंदुस्तानी फौजियों की जान गई थी, और लश्कर तैयबा की तंजीम के साथ ये जुड़ा हुआ था। और कहा जाता है कि ख्वाजा शाहिद को किसने कत्ल किया इसका कोई किसी को अंदाज़ा नहीं, लेकिन टारगेट किलिंग का एक इंसिडेंट ये था। अगली तस्वीर, लश्कर कमांडर अकरम गाजी का, खैबर पख्तूनख्वा, अकरम खान गाजी भी इसको कहते थे, अकरम खान उर्फ गाजी भी कहते थे। नवंबर के महीने में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया जाता है, और मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा में इसको नज़दीक से गोली मारी, और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारत पर ज़रूर उंगली उठाई, लेकिन पाकिस्तान खबरसां इदारों का ये भी कहना है कि ग्रुप्स की आपसी इख्तलाफात की वजह से अकरम गाजी की हलाकत हुई है। अगली तस्वीर आपको बताएंगे, रहीमुल्लाह तारिक, जैश मोहम्मद
का जो चीफ है उसका करीबी बताया जाता है। मसूद अजहर का नामालूम हमलावरों ने इस पर गोली चलाई और इसको हलाक कर दिया। कहा जाता है कि एक तकरीब में जा रहा था जब इसको टारगेट किया गया और ये मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। अगस्त का महीना था और ये तस्वीर आपके सामने जमात-उद-दावा के मुल्ला सरदार हुसैन आरई है, जिसको नवाब शाह जिला सिंध के अंदर कत्ल किया गया। ये एक और टारगेट किलिंग थी। इसी साल अगस्त के महीने में इसका कत्ल किया जाता है सिंध के अंदर, यानी एक और नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर। एक और तस्वीर आपके सामने सैयद नूर जिहादी की, जिहादी कमांडर बताया जाता है। कबायली जिले खैबर के अंदर इसका कत्ल होता है मार्च के महीने में। साल 2023 का टारगेट किलिंग का एक और इंसिडेंट, मारा किसने किसी को पता नहीं, लेकिन जो तफसीलात आई कि ये भी मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जुड़कर मुल्क में बल्कि जम्मू कश्मीर तक नौजवानों की जिंदगियां तबाह करने का जिम्मेदार था। ये तस्वीर है अल बद्र मुजाहिदीन से वाबस्ता सैयद खालिद रजा की। कराची में इसको मारा जाता है, फरवरी में इसको मारा जाता है इसी साल, और शुरुआत यहीं से होती है। और कहा जाता है कि इसने जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस होते रहे, उनकी निगरानी सरहद पार से की है। फरवरी में इसका कत्ल कर दिया जाता है। ये तस्वीर आपके सामने जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जाहिद अखुंदा, कंधार हाईजैक, काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट को जिसे कंधार की तरफ मोड़ा गया था, उसमें जो हाईजैकर्स थे उनमें से एक था। मार्च के महीने में इसका कत्ल किया जाता है। ये भी उन्हीं लोगों में से एक था जिन तमाम लोगों को अब तक अलग अलग जगहों पे मारा गया, और अपनी दुकान के बाहर कहा जाता है इसको मारा गया मार्च के महीने में 2023। मार्च का महीना ही था। हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम रावलपिंडी में मारा गया अपनी दुकान के बाहर, और इसका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से था, जहां पर इसकी जायदाद भी कुर्क की जा चुकी है मार्च के महीने में बाबापुरा कुपवाड़ा के अंदर। तो ये कहा जाता है कि ये सरहद पार था, एक्टिव काफ़ी वक्त तक था, और मार्च के महीने में हिजबुल मुजाहिदीन के इस लीडर को मार दिया जाता है। इसी तरीके से 5 दिसंबर अदनान उर्फ हंजला, आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसी महीने की, दिसंबर में पहली और आखिरी अभी तक की टारगेट किलिंग थी। दिसंबर अदनान उर्फ हंजला कराची में मारा गया। तो ये 1 दर्जन के करीब कमांडर्स मारे जाने के बाद ये ऑर्डर्स मिलिटेंट तंजीमों ने जारी किए हैं, जिसके बाद डर और खौफ पाकिस्तान आर्मी और ISI के लिए परेशानियां हैं, लेकिन इन तमाम मिलिटेंट कमांडर्स में जो खुद को जिहादी कमांडर्स अब तक बताते रहे हैं। से मुतल्लिक बात थी, आपने देखी और सुनी, तफसीलात आपके सामने रखी, लेकिन जब बात सिक्योरिटी की हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर एजेंसियां काफ़ी सरगर्म हैं, लेकिन राजौरी पुंछ के अंदर जहां पर काफ़ी ज़्यादा हमले हुए, एजेंसियों को इतलात हैं कि आज भी बहुत सारे मशकूक अफराद हैं, नकलो हरकत हो रही है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। लेकिन इसी पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कुलदीप हुड्डा, जम्मू कश्मीर के साबिक पुलिस सरबराह, जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी तो उस वक्त बतौर पुलिस सरबराह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कुछ सवाल हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा ने इनसे पूछे। अहम सवालों के जवाब जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर और क्या करने की ज़रूरत इस वक्त है, उस पर उन्होंने बात की है। प्रोग्राम के आखिर में ये खास गुफ्तगू देखिए, हमें इजाज़त दीजिए। राइट नाउ गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए फॉर्मर DGP कुलदीप हुड्डा जी हैं। सर, इस समय जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट सिनेरियो को और सिक्योरिटी को आप कैसे देख रहे हैं? लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें जम्मू कश्मीर में की जा रही है, चाहे वो ड्रोन एक्टिविटीज़ हैं या फिर राजौरी पुंछ बेल्ट को एक्टिव करना। देखिए, राजौरी पुंछ सेक्टर में हमें रीएनफोर्समेंट करने की ज़रूरत है और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की कोशिश हमेशा ये रही है कि J&K को डिस्टर्ब रखा जाए, और जहाँ जहाँ उसको मौका मिलेगा, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, चाहे वो जो स्लीपर सेल्स हैं उनके थ्रू, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो उनके थ्रू, वो डिस्टर्बेंस करने की कोशिश में हमेशा लगा रहेगा। उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कमज़ोर है, उस वजह से उसमें कमी आई है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ना आएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने पाकिस्तान की इन हरकतों का ऐसा जवाब देना है ताकि वो हमेशा के लिए इन हरकतों से बाज आ जाए। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को कैसे परमानेंटली न्यूट्रलाइज़ करना है, और उनको इस काबिल नहीं रखना है कि वो हमारे मुल्क के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली J&K में हालात को ख़राब करें। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना चाहिए, और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। और साथ में हमने ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अब देखना है कि
जो एक कोशिश की जा रही है पहले कनाडा से और अब लेटली यूएसए की तरफ से भी सेपरेटिस्ट को जो एनकरेजमेंट मिल रही है, वो उनका मुद्दा कुछ और है। उनका मुद्दा ये है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, ग्रोइंग सुपर पावर है, और वो जैसे चाइना बढ़ता गया आगे ऐसे इंडिया भी बढ़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ यहाँ की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, वो भी कंसिस्टेंटली ज़्यादा है पिछले कई साल से, और आगे भी उसका इम्कान है कि उसकी जो ग्रोथ रहेगी बाकी मुल्कों के मुकाबले में बेहतर रहेगी। इसलिए भारत एक तेज़ रफ्तार से वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बन रहा है, वर्ल्ड सुपर पावर बन रहा है। जिस तरह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अपनी बढ़ रही है फाइटर्स की, और इंडिजीनियस अब हथियार भी बन रहे हैं। इसलिए कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस वजह से एक जो मुहिम है भारत की एक सुपर पावर बनने की, उसको कोई रोक सकता है। इसलिए बड़े मुल्कों में भी, ख़ासतौर पे यूएस में और कनाडा में भी एक ये महसूस किया जा रहा है कि यहाँ पे और किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो जाए। और आपने देखा होगा कि जैसे एक टेररिस्ट के लिए अमेरिका ने एक पोजीशन ली है, हालांकि उन्होंने खुद बड़े बड़े टेररिस्ट बाकी मुल्कों में जाके मारे हैं, और जो उन मुल्कों के बाशिंदा थे वहाँ जाके उनको मारा है। लेकिन इस जो अभी लेटली जो उन्होंने मुद्दा उठाया, उससे यूएस की जो हरकत है, उनकी जो पॉलिसी है, वो दोहरापन उसमें नज़र आ रहा है। और उसके पीछे एक मुद्दा है, उसके पीछे एक उनकी स्ट्रेटजी है कि भारत को किस तरह से कमज़ोर किया जाए। इसलिए हमने हर लिहाज से अपनी मजबूती को बरकरार रखना है, और जो भी नेगेटिव फोर्सेस है उनको उनके खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी भी बनानी है कि कैसे यूएस को कंट्रोल में रखा जाए और कैसे कनाडा को जैसे मुल्कों को भी आगे से उनको टैकल किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। रोहिंग्यास लगातार जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी समय से चैलेंज बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि इसकी शुरुआत ज़रूर हुई थी, ये कहा गया था कि इन्हें वापस भेजा जाएगा। अब लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी में मुलविस आ रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, आधार कार्ड्स की बात करते हैं, तो उसको लेकर गवर्नमेंट को क्या इनिशिएट लेना होगा? किस तरह से कोई ऐसी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी कि इनको यहाँ से रिमूव करवाया जाए? देखिए, इस बारे में फॉरेनर्स एक्ट बड़ा क्लियर है। जो भी कोई फॉरेनर यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से आया है, चाहे वो रिफ्यूजी है चाहे कोई और है, उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। और ये लोकल पुलिस का काम है कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करके उनको जेल में डालना है जब तक उनको वापस रिपैट्रिएट नहीं किया जाए। और ये खाली एक फॉरेनर को रिपैट्रिएट करने की बात नहीं है, लेकिन इसमें साथ में हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमने देखा कि रोहिंग्यास पीछे भी उनको कुछ लोगों को ट्रेन करके यहाँ भेजा गया है, उनको रेडिकलाइज करके यहाँ भेजा जा रहा है। वाया बांग्लादेश भी आ रहे हैं, वाया म्यांमार भी आ रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बढ़ने ना दें, और जो रोहिंग्यास यहाँ पे है उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करके उनको बाहर उनको प्रिजन में डाला जाए, उनको वापस रिपैट्रिएट किया जाए। अगर म्यांमार गवर्नमेंट या बांग्लादेश से भी जो आ रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट उनको लेने से रिफ्यूज़ कर ले, उनको वापस धक्का देना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। इसमें हमने फिर जो नॉर्म्स है रिपैट्रिएशन के लिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है दूसरी गवर्नमेंट से, तो हमने कोई और वाया मीडिया उसको देखना है। जैसे वो आए हैं गैर कानूनी तौर के सरहद पार करके, वैसे हमने वापस भेजना है उनको, ताकि वो सरहद पार करके उधर ही सेटल हो जाए। और साथ में हमने ये भी देखना है कि जो बीएसएफ वहाँ पे डिप्लॉयड है बांग्लादेश बॉर्डर पे, या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड है म्यांमार बॉर्डर पे, उनको कैसे हम चौकस बनाया जाए ताकि वो इस टाइप की हरकत को रोक सके। हमने देखा कि कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, इंडिविजुअल है, मैं नहीं कहता हूँ ये आम है, जहाँ पे इंडिविजुअल केसेस हुए, बड़े रेयर केस हुए कि जहाँ पे उनकी भी मुलविस होने का ये सामने आया है, तो वो भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बाकियों के लिए भी मिसाल बन जाए कि वो गैर कानूनी तौर पे जो उनकी नॉलेज के थ्रू बॉर्डर करके क्रॉस आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये रुक जाए।